नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात आज पहुंचे हुए थे। अपने पैतृक गांव व परौक का उन्होंने रुख किया, जहां पर गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांव पहुंचकर सबसे पहले अपनी कुल देवी पथरी देवी के मंदिर में मत्था टेका। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और बैठ जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रशासन के जरिए जो इस गांव माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले ही चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट 3.0 का आगाज किया। पीएम मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते हुए यूपी की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि हमारे प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो विकास और जल के लिए तरसता था, आज वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का 2 प्रमुख नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का यह तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। लीड्स 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश कि 7 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से इनके प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निर्यात को 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए सालाना करने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। साथ ही केंद्र सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दिल्ली के सीएम पर भी हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को डर क्यों लग रहा है। केजरीवाल भी शैम में दिखाई दे रहे हैं, वहीं जबकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वहीं उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर भी अपनी राय साझा की है। अब केजरीवाल जी को डर क्यों लगता है? जांच एजेंसी हम काम कर देना चाहिए। ये पहले से क्लीन चिट देने पर लगे हुए हैं, इसका मतलब आपकी भी उसमें कहीं ना कहीं सह है। और जब मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है, आने दीजिए, उन्हें कायम कष्ट हो रहा है। ज्ञानवापी पर मेरा रिएक्शन कोई नहीं है, मामला कोर्ट के अधीन है। लेकिन जिस तरह के सर्वे में तथ्य सामने आए, जिस तरह के सबूत मिले हैं, मैं कह सकता हूं कि वहाँ पर माननीय ज्ञानवापी पर जो रिजल्ट आएगा, निर्णय जो आएगा। जनता टीवी पर इतिहासकार के दावे के बाद मथुरा के हिंदू पक्षकारों ने भारत सरकार और अन्य सरकारी संस्थानों को लीगल नोटिस दिया है। सिविल प्रोसीजर कोड 19 और 8 की धारा 80 के अंतर्गत हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह और भक्तों ने लीगल नोटिस जारी करते हुए जामा मस्जिद पर आवागमन बंद करने की मांग की है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह निकालकर हिंदू पक्ष को सुपुर्द करने की मांग की जा रही है। तो वहीं लीगल नोटिस में मासिरे ए आलमगिरी से लेकर कई अन्य ऐतिहासिक किताबों का हवाला दिया गया है।
जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामले का जो प्रकरण चल रहा है और इसमें 27 मार्च 2022 को हमने केस दाखिल किया था और माननीय न्यायालय सिविल जज महोदय के द्वारा ये केस को वापस कर दिया गया था कि पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप 86 पेज का नोटिस दीजिए। तो आज उसी को ध्यान रखते हुए हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 86 पेज का नोटिस दिया है और हमने ये केस दाखिल किया था कि यहाँ से 1670 में औरंगजेब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह यानी केशव देव राय जी को, ठाकुर केशव देव जी को यहाँ से आगरा ले गया था और आगरा ले जा करके उसने बेगम साहिबा की जो मस्जिद से जामा मस्जिद कहते हैं उसकी सीढ़ियों पर उनको लगा। तो हमारा ये कहना है कि वहां से वो विग्रह लाए जाए और विग्रह ला करके जो भगवान का मूल गर्भगृह है जहाँ से वो ले जाए गए थे वही उनकी पुराने प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। यूपी में 11 राज्यसभा सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि भाजपा के 8, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और एक निर्दलीय उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सभी जीते हुए उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र दे दिया गया। निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि 3 जून को दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लेना था। इसके बाद सभी 11 प्रत्याशियों को राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र कुमार नागर, डॉक्टर के लक्ष्मण, मिथिलेश कुमार, बाबूराम निषाद, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, दर्शना सिंह, संगीता यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल निर्दलीय, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल और जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य चुने गए। तो चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा से उत्तराखंड की राज्यसभा सदस्य पद की उम्मीदवार डॉक्टर कल्पना सैनी को निर्विरोध जीत हासिल हुई है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने डॉक्टर कल्पना सैनी को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। इस दौरान डॉक्टर कल्पना सैनी के साथ में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। कल्पना सैनी ने राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर पार्टी का धन्यवाद प्रकट किया। मैं इसे अपने संगठन का वो उदाहरण मानती हूँ कि हर साधारण कार्यकर्ता को वो किस तरह से जो है बड़े से बड़ी जिम्मेदारी को सरलता से दे करके और उसे निभाता भी है। और मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व की, केंद्रीय नेतृत्व की। और आज मुझे राज्यसभा भेजकर मेरे पार्टी ने ये कोई नया प्रयोग नहीं किया है। अभी मेरे साथ रितु जी थी, जो इसी तरह से अनेक उदाहरण हमारे संगठन के हैं, जहाँ कुछ नहीं बस कार्यकर्ता। और मैं उस पूरे अपने ऊपर ये विश्वास रखती हूँ और अपने संगठन को बताना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करते हुए, कि मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरूँगी और अपने जिस उत्तराखंड की बेटी हूँ मैं, उस उत्तराखंड को मैं की समस्याओं पर, उसके विकास को लेकर मैं अपने राज्यसभा में काम करूंगी। हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा ने समाज हित में एक और दरियादिली और इंसानियत का फर्ज अदा किया है। दरअसल आज विधायक उमेश शर्मा की ओर से क्षेत्र के निर्धन परिवारों से जुड़े वर वधुओं का उनके धर्म के मुताबिक हिंदू रीति रिवाजों से 4 विवाह और मुस्लिम तौर तरीके से 6 संयुक्त निकाह कराया गया है। इतना ही नहीं, विधायक ने इस दौरान सार्वजनिक तौर पर एक हॉल में प्रीतिभोज कार्यक्रम भी रखवाया। इसके अलावा उनकी ओर से सभी वर वधुओं को घरेलू सामान और उपहार भी भेंट किया गया। कोई बात नहीं है। हमने एक बात जब हम विधायक बने थे शुरू में कही थी कि हमारी जो भी तनख्वाह विधायक के तौर पर हमें मिलती है, उस तनख्वाह से हम अनाथ कन्याओं की या जिनके पिता नहीं हैं उनकी शादी कराएंगे, उनका विवाह संपन्न कराएंगे। उनके घर के लिए जो भी एक, क्योंकि दहेज प्रथा का मैं खुद विरोध करता हूं, लेकिन कन्या को कन्यादान स्वरूप जो भी उनके घर के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी सब देंगे और उनके परिवार के, सबके परिवार के लोगों को आमंत्रित करेंगे और सामूहिक विवाह इस तरीके से करेंगे कि हर्षोल्लास की तरह मनाया जा सके।
उसी के क्रम में दूसरी बार है। पिछली बार हमने 3 कन्याओं की थी, इस बार हमारे पास 10 कन्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश में एक मिसाल होगी कि एक ही प्रांगण में 2 समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। तो वहीं बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। विधानसभा सत्र के लिए सूचना जारी हो चुकी है। 14 जून को सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बेहद खास ये सत्र, हालांकि ये पहले गैरसैंण में होने वाला था, लेकिन अभी इसको गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही संपादित किया जाएगा। पचासी दिनों के बाद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी फ्लावर से फायर साबित हो गए। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 54,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। इतना ही नहीं, धामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित तमाम जो प्रत्याशी थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चंपावत का चैंपियन बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव पर जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। सीएम धामी ने वोटों की गिनती के पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। सीएम धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज की। चुनाव के 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी को 57,268 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147 ही वोट मिले। वहीं सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 वोट मिले। काउंटिंग के बाद सामने आए परिणामों में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की जमानत जब्त हो गई। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी के जीत से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ धामी की जीत का जश्न मना रहे हैं। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। पहाड़ पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना बेहद जरूरी था। अब जब उन्होंने इस सीट पर विजय हासिल कर ली है, तो धामी सीएम पद पर बने रहेंगे। वहीं सीएम धामी ने जीत मिलने पर जनता का धन्यवाद किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये राष्ट्रवाद, लोक कल्याण एवं सुशासन की जीत है, जो चंपावत के चहुमुखी विकास का नया अध्याय लिखेगी। सहृदय आभार चंपावत। धामी ने 23 मार्च को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना था। इसीलिए चंपावत विधानसभा का उपचुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने चंपावत के साथ ही पहाड़ का भी रुख स्पष्ट कर दिया कि हाँ, वाकई में पहाड़ को पुष्कर भा गए हैं। राज पुष्कर सिंह धामी का ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत को लेकर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी की जीत पर चंपावत की जनता और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, सीएम की जीत अलौकिक जीत है। परिणाम के नतीजे आ गए हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, उनसे बात करें। सर, किस तरीके से देखते हैं इस ऐतिहासिक जीत को? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने जो विश्वास व्यक्त करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को इस प्रदेश की कमान सौंपी है, आज चंपावत की महान जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। आज विधिवत रूप से धामी जी चंपावत के विधायक चुने गए हैं। इसके लिए मैं जहां धामी जी को बधाई देता हूं, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर धामी जी को वोट किया। मैं 15-20 दिन उस क्षेत्र में रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूं जहां पर कोई मंत्री विधायक नहीं गया था। जब झालाकुड़ी एक गांव में वहां पर गया तो वहां के लोगों ने कहा कि साहब 70 साल के बाद कोई विधायक मंत्री पहली बार यहां पर आ रहा है।
जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, वहाँ पर 406 वोट थे, उन्होंने कहा 95% वोट मिलेगा। लेकिन आज उससे कहीं आगे जाते हुए मात्र 5 वोट वहाँ से कांग्रेस को मिले हैं और सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी जी को मिला है। इसके लिए मैंने वहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ आपने विकास के लिए वोट किया है, चंपावत का विकास होगा। सर, अब डेवलपमेंट की बात कीजिए तो किस तरीके से चाहे उत्तराखंड या चंपावत की डेवलपमेंट होगा? देखिए, मैंने कहा जो ऐतिहासिक विजय वहाँ की महान जनता ने धामी जी को दिलाई है, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। और जैसे ही धामी जी की कार्य करने की शैली है, मुझे पूरा भरोसा है धामी जी वहाँ की महान जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए वहाँ का विकास होगा। सर, निर्मला गायतोड़ी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो वोट है वो सही तरीके से नहीं हुआ था। किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब देखिए, अब मैं अगर कुछ वोटों का अंतर होता तो शायद ये बात कहीं समझ में आती। मार्जिन इतना है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो मुझे तो अपनी बहन पर बड़ा दया आ रही है। जब उनको टिकट दिया जा रहा तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि कांग्रेस उनके साथ एक खेल खेल रही है, और कांग्रेस के अंदर हिम्मत होती तो किसी बड़े नेता को वहाँ पर उतारती। उन्हें मालूम था कि चाहे कोई भी लड़े हार सुनिश्चित है। इसलिए हमारी निरीह बहन को मैंने उस शब्दों का प्रयोग चुनाव के समय नहीं किया था। मैंने कहा न्याय हुआ है, एक बलि का बकरा वहाँ पर बनाया गया। तो हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो सभी कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो वहाँ पर लगातार मौजूद थे और इसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद सीएम धामी चंपावत पहुंचे। इस मौके पर चंपावत की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। उपचुनाव में जीत के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जिसका परिणाम ये है कि चंपावत में एक इतिहास लिखा जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां भी रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, मैं हमेशा चंपावत के लोगों के दिल में रहूंगा। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों ने इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ऐसे हमारे सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। हम लोग बार बार मिलते रहेंगे और अपने क्षेत्र की समीक्षा करते रहेंगे। क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम होंगे उन सभी कामों को करेंगे। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए तो इन उपचुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चंपावत उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। माहरा का कहना है कि दोपहर के बाद चुनाव में परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जिन बूथों पर कोई मतदाता ही नहीं था, वहां पर क्या भूतों ने आकर वोट डाल दिए। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि कई मतदान केंद्रों पर बत्ती गुल हुई, सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। माहरा ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच होनी चाहिए। 1 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और किसी भी बूथ पे भीड़ नहीं थी। वो कौन थे? क्या वो भूत थे, पिशाच थे, या वो अदृश्य शक्तियां थी जिन्होंने वोट डालकर वोट परसेंटेज 1 बजे के बाद बढ़ाई? आप सब पत्रकार तो थे, अनेकों बूथ में थे। कितनी बड़ी लाइन लगी थी 1 बजे के बाद? 1 बजे के बाद तो वहां भीड़ थी ही नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है? जब विद्युत कटौती की जाती है 2-2.5 घंटे के लिए और सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। तो करण माहरा का यह आरोप है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत से प्रफुल्लित है। हालांकि देखने की बात होगी कि कांग्रेस के लगाए आरोपों का कितना चुनाव आयोग संज्ञान लेता है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।